नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, नरेंद्र मोदी जी इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक 4 चरण के मतदान पूरे हो गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ जो स्टार कैंपेनिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, जिसके बड़े मायने भी होते हैं। कई बार वो बड़ी छोटी-छोटी रगों को भी पकड़ लेते हैं, जिससे कई बड़े-बड़े लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मोदी और मुसलमान, जरा इस अध्याय को इस चुनाव में आप सबने देखा होगा कि मोदी जी एक दूसरे लेवल पे ले गए। कभी वो पत्रकारों से हाँ, एक और बात, वो लगातार लोगों को बाइट दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हाल होगा बहुत सारे बेरोजगार टीवी पत्रकारिता से हुए यूट्यूबर्स का, जिनकी की एक रट होती थी, मोदी जी हमें इंटरव्यू कब देंगे। मोदी जी अब बाइट देने पे भी उतर आए। वो मंचों से भी बोल रहे हैं, वो जर्नलिस्टों से भी बात कर रहे हैं। हर जगह इस बार मोदी जी, सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी, मुसलमानों को लेके मुखर है। सिर्फ मुखर ही नहीं है, बल्कि कई अध्याय खोल रहे हैं। और मौका है जब वो अपने 10 साल के काम को गिनाते हैं। 10 साल उन्होंने किस तरीके से सबका साथ सबका विकास किया है। सरकारी योजनाओं की बात हो या सारी बातें हो, लेकिन अब मोदी जी चेता रहे हैं। कल ही एक चैनल के पत्रकार को उन्होंने कहा, जो कि खुद एक मुसलमान है, नाम आप सब जान गए होंगे। उन्होंने कह दिया कि साहब, हमने मुसलमान शब्द तो बोला ही नहीं। हमने तो ये बोला कि ज्यादा बच्चे वाले। इससे पहले याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ये भी कह चुके हैं, कपड़ों से दंगाइयों की पहचान होती है। नरेंद्र मोदी जी जितने समावेशी हैं, उतने ही वो चीजों को आइडेंटिफाई भी करते हैं। और अब वो मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके उनकी समस्याएं गिना रहे हैं कि तीसरे टर्म में आने के बाद मुसलमानों को भारत के साथ कैसे रहना चाहिए। व्यालोक जी, ये मोदी जी मुसलमानों को लगातार समझा रहे हैं, सुना रहे हैं और उनके बारे में बतिया रहे हैं। मैं अब आपसे ज्यादा क्या पूछूं, चलिए एक जुमला उछालता हूं, मौ से मोदी मौ से मुसलमान, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और नरेंद्र मोदी अब क्या बताना चाह रहे हैं? मुसलमानों को नहीं बता रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर जो रोटी खा रहे हैं, सेक रहे हैं और खेल रहे हैं रोटी से। व्यभिचारी वामपंथियों के एक बड़े प्यारे कवि हैं, उन्हीं की कविता है ना कि रोटी और संसद, धूमिल की। तो उसमें वही तो कहा है उन्होंने कि एक आदमी रोटी बनाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी है जो न बनाता है न बेलता है, वह आदमी रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन। तो मोदी जी ने सीधे सीधे मुसलमानों का जो बड़ा हिस्सा है, 80-90% जो मुसलमानों की आम भीड़ है, आम जनता है, उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने वो 2-3 कठमुल्लाओं को, 2-3 रजाकारों को, वैसियों को, मवेशियों को और जो मुसलमानों को लगातार जहालत में ही रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वह पंचर साटे, उससे आगे न निकले, जब भी ये आह्वान करें तो वह बड़ी सी दाढ़ी और चारखाने की लुंगी में दौड़ता हुआ पत्थरबाजी करे, उन लोगों को उन्होंने संकेत दिया है कि भाई अब तीसरे टर्म में आखिरकार आप लोगों से भी निपटा जाएगा। और मुसलमानों की जो सामान्य जनसंख्या है, उसमें आप किसी शकीला से पूछ लें तो वह कहेगी कहीं ना कहीं, भले ही अभी उसे टेंट से, काले टेंट से छुटकारा नहीं मिला है, भले ही अहमद उसे अभी कभी कभार पीट पाट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 तलाक से जो उसको छुटकारा मिला है और आगे की जो वो खबरें सुन रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी, तो एक बड़ा जो महिलाओं का वर्ग है, हालांकि इस्लाम इस तरह से आपके दिमाग को कुंद करता है, इस तरह से बंद करता है कि उसमें महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जिसको आप देखते होंगे, जो अपने बच्चों के आतंकवादी हो जाने पर भी खुशी मनाती हैं, कहती हैं कि वो अल्लाह की राह पर चला गया, जो बिल्कुल बंद जहन है, जो कहती हैं कि बुर्का को हमारा अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान महिलाओं में डेंट लगाई है मोदी जी ने। अब दूसरी बात,
उनकी वह बात जिस तरह से और जितनी प्रचारित हो रही है वह बहुत कम है, और उसका दूसरे तरह से ये लोग निगेटिव कनोटेशन निकाल रहे हैं। फिलहाल होना ये चाहिए था कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े दूसरे समुदाय को, मैं उनको अल्पसंख्यक नहीं मानता क्योंकि 20-22 करोड़ लोग अल्पसंख्यक हैं, ये कहना इससे घटिया मजाक कुछ नहीं हो सकता है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और जो इस पूरे मुल्क में बवाल की वजह है, इस देश में सैकड़ों पाकिस्तान बनने की वजह है, उस जनसंख्या को वह सीधे संबोधित कर रहे हैं, और आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं किया था। संबोधित करना तो दूर, अब फिर से मैं वही विषधर राहुल और उसके परनाना पर आ जाऊंगा, तो आप मुझे कहेंगे बाद में इस रिकॉर्डिंग के खत्म होने पर कि आप घूम फिर के वहीं चले जाते हैं। तो मैं बस एक लाइन में समेट देता हूं कि इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो था, दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू, उससे लेकर और इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव तक, और जो भी ये सोनिया माइनो का जो 10 साल शासन चला, इसमें तो मुसलमानों को परिवार के उस बिगड़ैल बच्चे की तरह रखा गया कि जो सयाना बच्चा है, जो शांत बच्चा है, वो कमाता रहे, वो खिलाता रहे, और जो ये बच्चा है वो कभी जेल चला जाए, उसको बेल पर छुड़वा के लाओ, कभी वो जाके किसी से मारपीट कर ले, कभी किसी की हत्या कर दे, कभी किसी का रेप कर दे, और उसको तमाम चीजों से आप बचाते रहे। प्रधानमंत्री का कहना और सीधा समुदाय से बात करना, ये बहुत बड़ा संकेत था। और अवनीश भाई, आपको याद होगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि इस पर चर्चा हुई नहीं, और इस पर चर्चा ढंग से होनी चाहिए, मुसलमानों के अंदर से आवाज आनी चाहिए। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया कौन लोग दे रहे हैं? तथाकथित हिंदू और तथाकथित बुद्धिजीवी, सेकुलर लिबरल, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुन हैं, जो रजाकार हैं, वो लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशांत भूषण इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशांत भूषण का क्या अधिकार है इस पर प्रतिक्रिया देने का? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं के बारे में आप लगातार बोलते रहें, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, और प्रधानमंत्री ने सही कहा, रूबिका लियाकत से उन्होंने जो बात कही, जो बाइट दी, तो उन्होंने यही तो कहा कि मैंने हिंदू या मुसलमान का नाम कब लिया है, आप लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मैंने कहा ज्यादा जनसंख्या, तो ज्यादा जनसंख्या तो सही बात है, ज्यादा जनसंख्या तो गरीबी से होती है, पिछड़ेपन से होती है। और उसी तरह उन्होंने जब ये कहा था आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो आप देखिए ना कोई भी वीडियो क्लिप जिसमें पत्थरबाजी अलग अलग एंगल से की जाती है, कौन लोग होते हैं? इस्लाम आतंक का मजहब नहीं है, लेकिन जितने आतंकी हैं, जितनी आतंकी घटनाएं होती हैं, वो सब के सब इस्लामी ही होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए इस सवाल पर हम लोगों से ज्यादा मुसलमान समुदाय को सोचने की जरूरत है, और उसको ये भी सोचने की जरूरत है कि एक पूरा अलग मुल्क लेने के बाद आपने लिया था, और ये झूठ मत बोलिए प्लीज, कोई भी मुसलमान, चाहे वो रजाकार हो, चाहे मेरे अच्छे भाई हों, दोस्त हों, हालांकि चुनिंदा ही हैं जो मेरे अच्छे दोस्त होंगे या भाई होंगे, लेकिन वो भी हैं इस देश में, 1% ही हैं, लेकिन वो हैं। लेकिन वो भी अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, वो भी इस्लाम के आतंक पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, उनको करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक सड़ी हुई मानसिकता पर चोट की है, एक बड़ी समस्या पर चोट की है। मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों से आत्मंथन के लिए, मैं ये कह रहा हूं, आपने एक पूरा मुल्क लिया, आज उस मुल्क की दुर्दशा सब लोग देख रहे हैं, और इसके बाद आप आज भारत में इस तरह क्यों हैं 70 साल के बाद? आपको सोचना है, आप सोच। बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में जितना हमने, आपने या सारे समाज ने, पूरे देश ने देखा है, सच को सच बोलते हैं। अगर कपड़ों से दंगाई पहचाने जाते हैं तो ये वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हाँ। दर्शकों, व्यालोक जी, आपको भी एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ साल पहले विधानसभा के, जब गुजरात विधानसभा के चुनाव थे,
मैं लगभग 10-12 दिन बड़े इंटीरियर और सुदूर क्षेत्रों में गुजरात के, और बिल्कुल किसी तामझाम नहीं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कभी ऑटो, कभी इस तरह से घूमा। मैंने जो बात ये पता करी कि आपको भी पता है कि अहमदाबाद हिंदू, मुसलमान और दंगों के लिए जाना जाता था। कोई ऐसा महीना नहीं होता था कि जहां हिंदू मुसलमान दंगे अहमदाबाद जैसे शहर में ना हो जाएं। लेकिन गुजरात के उस पूरे घटनाक्रम गोधरा के बाद जो शांति गुजरात में आई, तो मैंने कई सोर्सेस से पता किया कि भाई ये क्या हो गया, इतना व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ गया, क्या एक दंगे से दुरुस्त हो गया सब? ऐसा तो होगा नहीं। कारण क्या रहा? मुझे खुद मुसलमानों ने बताया साहब कि देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने जो खाली बैठे मुसलमान थे, जो खाली बैठी जमात थी, उनको काम पे लगा दिया। तुम वाशर बनाना जानते हो, चलो वाशर बनाओ। दिन भर वाशर बनाओ, बेचो। 10 लोग बेचना शुरू करो। और उसने एक बड़े अंदाज में, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बुजुर्ग टाइप के थे, उन्होंने कहा भी आलोक जी कि साहब देखो ना, दंगा वो करता है, दूसरों का घर वो जलाता है जिसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मेरा भी घर है, मेरा भी घर में कुछ सामान है और कोई आके मेरे घर को जला जाएगा। मोदी जी ने यही किया, सबको काम पे लगा दिया, दंगा बंद। 10 साल नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको शौचालय, सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं, सबके लिए, जिसके लिए वो अपने जो घनघोर समर्थक है उनसे निंदा भी पा जाते हैं कि आप जो है उनको ज्यादा दे रहे हैं, आप रजिया को ज्यादा दे रहे हैं। वह ऐसा नहीं लगता आपको कि उनकी वही शैली जो गुजरात में है कि सबको संतृप्त करने के बाद अब कहो कि हेलो, मैं तुम्हें भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तुम्हें भी भरपेट खाना दे रहा हूं। चुन्नू अगर 90% नंबर लेके आ रहा है, इस घर का लायक बेटा है, तो तुम अब नालायकी करोगे तो कान पकड़ के उमेट के तुम्हें दुरुस्त करूंगा। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल, उनका गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। ये जो मैंने आपको बताई, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने डिकोड किया है कि वो 10 साल इस पूरी जमात को, भारत के मुसलमानों को भारत का मुसलमान बनाकर, भारत की नागरिक नागरिक बनाकर, बराबर योजनाओं का लाभ देकर, उनके हितों की रक्षा कर, अब उन्हें ये कह रहा है कि घर के अच्छे बच्चों में शुमार हो जाओ। क्या ऐसा कुछ है? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्होंने हिंदुओं का सर्वेक्षण नहीं करवाया था, मुसलमानों का करवाया था। अब मेरे केवल इतनी बात को काट कर यह भी दिखाया जा सकता है कि देखिए देखिए मोदी जी ने मुसलमानों का सर्वेक्षण करवाया था। जैसे बहुत सारी कहानियां चलती हैं ना कि घरों पर निशान लगाया गया और फिर दंगे हुए। वो क्यों करवाया था? उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए, और उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो आपने बताया। भारतवर्ष के साथ समस्या यह है कि 1200 वर्षों में हम लोग यह नहीं समझ पाए हैं कि इस्लाम के साथ डील कैसे किया जाए। इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, चूंकि क्रिश्चियनिटी एक छुपे हुए खोल में आती है, सेवा के खोल में आती है, और उसका आक्रमण बड़ा मीठे तरह का होता है, तो उस पर एक अलग बात करनी होगी। लेकिन इस्लाम जो बर्बर है, क्रूर है, मतांध है, कट्टर है, और जो 1400 वर्षों के पहले से 1 इंच नहीं हिला है, उससे डील कैसे करें ये आज तक समझ में नहीं आया। न पृथ्वीराज चौहान को आया, न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आया। तो इसलिए कविताएं होती रही, जंग होते रहे, मुशायरे होते रहे, भारत पाक दोस्ती के अफसाने लिखे जाते रहे। यह बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए कहने से पहले मैं थोड़ी देर रुक के पॉज लेके और तब ये कह रहा हूं कि शायद नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पहले व्यक्ति होंगे जो इस्लाम से डील करने का फॉर्मूला समझ गए, और वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी तरह इसी राह पर जाता है कि पहले इनको संतृप्त करो, सैचुरेट करो, और उसके बाद इनके नेताओं को, इनके जो उपद्रवी तत्व हैं उनको करो। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक और बात पर चर्चा नहीं हुई है, रजाकार ओवैसी बहुत डरा हुआ है। हैदराबाद में जिस तरह से माधवी लता जी ने उसको टक्कर दी है, लेकिन उसमें एक खबर छुप गई कि 3 लाख वोटर्स कैंसिल किए गए चुनाव आयोग के द्वारा। कौन थे ये 3 लाख लोग? किसने बनवाए थे? रजाकार ने ही बनवाया होगा ना। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, अब आप देखिए कि एक और
मोदी जी को 2-3 दुश्मनों से नहीं निपटना है, मैं ये कह रहा हूँ, और बहुत सधे हुए दिमाग से कह रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अभी फिलहाल न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है कि आप कोई भी सुधार का काम कीजिए, उस पर वह रोक लगा देंगे। यूपी सरकार ने मदरसाओं को नियंत्रित करने के लिए, और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान ने आपकी बहुत अच्छी दोस्त बीबी आरफा को बताया था कायदे से कि भारत में क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, और आज तक वो पढ़ाया जा रहा है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़कर कोई बच्चा भारत से प्रेम करेगा, या कोई बच्चा भारत की तरक्की के लिए सोचेगा, या काफिरों की तरक्की के लिए सोचेगा, या काफिरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहेगा, जब उसको बताया जाएगा कि पूरी जमीन अल्लाह की है और उस पर तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो। और यही मुसलमानों का 800 वर्षों का वो सिंड्रोम आता है कि हमने तो 800 वर्षों तक राज किया। यूपी बोर्ड, यूपी मदरसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार लाई, उसको किसने रद्द कर दिया, या उस पर स्टे किसने दे दिया? रद्द तो नहीं किया, स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप अगर इस तरह से चीजों को हर एक जगह रोकेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, और आपके पास 5 करोड़ मुकदमे हैं, उन पर आपको फुर्सत नहीं है, तो तीसरे टर्म में मुझे लगता है कि मुसलमान भाइयों और बीवियों से के साथ साथ शायद न्यायपालिका में भी कुछ सुधार हो और कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिले, क्योंकि मोदी का यह रूप जो है यह कुछ अच्छे संकेत तो देता है, क्योंकि इस तरह से वह कभी नहीं बोले थे। बिल्कुल, और एक चीज और भी है, मुझे लगता है कि 10 साल जब आपको खिला पिला जिला लिया, सुरक्षित रखा, आपको कोरोना से भी बचा लिया, आपको हर तरह की इमदाद भी दी, अपने ही घनघोर समर्थकों से निंदा भी सुनी कि आप जो है अब्दुल को ज्यादा चुम्मा दे रहे हैं, मतलब चुम्मा का मतलब मोहब्बत कर रहे हैं। व्यालोक जी, एक चीज और, लगातार वीडियोस, लगातार ऐसे रिएक्शंस सोशल मीडिया पे चलते हैं, एस्टेब्लिश मीडिया पे चलते हैं, जहां कोई सलमा ये सब मानने के बाद कि हाँ, उन्होंने हमें हलाला से मुक्त किया, हाँ, उन्होंने हमें 3 तलाक से मुक्त किया, हाँ, वो हमको राशन दे रहे हैं, हाँ, उनने घर दे दिया, हाँ, उनने पढ़ाई करा दी, हाँ, वो मोदी ने टीका भी लगवा दिया, सब कर दिया। वोट दोगी? वोट नहीं देंगे। इस तरह की तमाम चीजें घूम रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अब सीधे वहां एड्रेस कर रहे हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, अच्छा खाना दे रहे हैं, जो सबसे बड़े वाले भाई को कपड़ा दिया, वही कपड़ा तुमको भी दे रहे हैं, बाहर निकल के अपने पिता को गाली क्यों दोगे? इस घर के अच्छे बच्चे क्यों नहीं बन के रहोगे? हिसाब ले रहे हैं मोदी, और ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि जब मैं चुनाव लड़ने आऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आता हूं और हिसाब किताब करता हूं। तो कुछ वैसा हिसाब किताब कि सब कुछ खा के हजम कर लोगे और देश के साथ नहीं चलोगे, ऐसा नहीं चलेगा अब्दुल। इस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी, और ये पूरी समस्या जो है वो इस्लाम की है। वह सीधे जो दौरे जहालिया 1400 वर्ष पहले से, हालांकि इस पर भी अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि जिसको दौरे जहालिया कहा जाता है वह अरब में कुछ और था, और उसके बाद जो आया जिसको प्रगति का, साइंटिफिक इसका दौर कहा जाता है, वह क्या है वो हम सब लोग देख रहे हैं। बहरहाल ये उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है और इस्लाम में जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं होना है, इस पूरे बवाल की जड़ वही, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीयता से किसी मुसलमान का कोई लेन देन नहीं। वो शिया सुन्नी के नाम पर लड़ लेंगे, वो अहमदिया और बाकी फिरकों के नाम पर लड़ लेंगे, वो देश के नाम पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं वो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि है वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन मुसलमान औरतों में खास तौर से कुछ तो दरका है, और जिसकी वजह से अब्दुल और घबराया हुआ है, रजाकार और घबराए हुए हैं। तो ये पूरा मसला जो है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, और दर्शक थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं कि एक ही बात दोहरा रहा हूं, कि मोदी अब सीधे मर्म स्थल पर चोट कर रहे हैं, और वह यह जानते हैं कि इन लोगों से सीधे एड्रेस करना होगा, सीधे बातचीत करनी होगी, क्योंकि अब तक जिन 4-6 कठमुल्लों ने, मौलवियों ने, रजाकारों ने इन लोगों को अपने पीछे चलने पर बाध्य किया, या फिर कांग्रेस ने, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, इन सब लोगों ने क्या
किया है। इन्होंने मुसलमानों के दिमाग खोलने की कोई जरूरत नहीं समझी। अच्छा, तुम जाहिल हो और जाहिल बनो, चलो तुम मदरसा ले लो, हम तुम्हें सामान्य स्कूलों की तरफ नहीं खींचेंगे भाई, मदरसे में तुम जाओ, तुम वही बने रहो, तुम और बन जाओ। अच्छा, तुमको शरिया चाहिए, ये लो। शरिया पूरी तरह तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक संवैधानिक हिसाब से हमारा देश चलता है, प्रजातंत्र है। तो लो, तुमको पर्सनल लॉ के नाम पर ये दे दिया, तुम 3 तलाक ले लो, तुम शादियां कर लो, तुम हलाला कर लो, मतलब अद्भुत। और कभी भी मुसलमानों की मुख्य समस्याओं पर न इन लोगों ने चर्चा की, न बात की, और 20 करोड़ की जनसंख्या को इन्होंने भेड़ बकरी बनाया, जिसे नरेंद्र मोदी सीधे अब संवाद कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं दर्शकों, आपको भी पता है, प्रारंभ के इसी मंच पर तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं। मैं लगभग 1 हफ्ते के आसपास इंटीरियर्स में घूमा, बाहर घूमा, स्टूडियो से निकल के घूमा, और मैं बार बार उन वीडियोस में भी और लगातार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि ये ऐसा चुनाव है जो इस समय चल रहा है। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनका वोटर, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है। इवन प्रत्याशी की भी जगह नहीं है। कई जगह लोग प्रत्याशियों का नाम नहीं सुनना चाह रहे। अब वो प्रधानमंत्री जो वोटर से इस लेवल का कनेक्ट रख रहे हैं, तो अब वो निश्चित रूप से दर्शकों मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे भी सीधे मुखातिब हो रहे हैं। और जो व्यालोक जी ने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर, चाहे वो पार्टी रही हो, कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष, चाहे कुछ 4, 5, 8, 10, 20, 50, वो संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्वघोषित मुसलमानों के ठेकेदार नरेंद्र मोदी अपने बीच में किसी दलाल को नहीं रहने देते। क्या पार्टी, क्या व्यक्ति, क्या कोई रजाकार या क्या कोई मौलाना, वो अगर अब्दुल को, सलमा को बराबर की भागीदारी दे रहे हैं सरकारी योजनाओं में और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेके सामने रखा है, तो अब वो सीधे सीधे अब्दुल से नाक से नाक, आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। और यही वो तरीका है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने वोटर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिससे कि शुरुआत में कहा गया कि बड़ा ठंडा है, बड़ा ठंडा है, जैसे जैसे फिगर आती जा रही है, गर्मियां बढ़ती जा रही है, मतदान प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी दलाली संस्कृति जो भारत के राजनीति की रही है, उसको समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब संतृप्त करने के बाद आंख से आंख मिलाकर अब्दुल से बात कर रहे हैं। सुधरो, सुधरना पड़ेगा, सब कुछ देंगे, भारत का होकर रहना पड़ेगा। और जिस दिन भारत के मुसलमान ने अपने आप को इंडोनेशिया जैसा मुसलमान बना लिया, जो अपनी संस्कृति से, जो अपने बाप दादाओं के डीएनए से खुद को नहीं तोड़ता, और जो ये बात बात पर नहीं चिल्लाता कि सब कुछ खाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो दिखाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी शायद उस स्थिति में ला रहे हैं कि घर का कागज वो खुद चीख चीख के कहेगा कि साहब हम भारत के हैं। क्योंकि ये क्रूर सच है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आज की इस चर्चा से नाइत्तेफाकी भी रख लेंगे, मेरी इस अंतिम बात से नाइत्तेफाकी रख सकते हैं। दर्शकों, आप भारत के करोड़ों मुसलमानों को किसी प्रशांत महासागर, किसी हिंद महासागर में डुबा नहीं सकते। भारतीय बनाना होगा, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इनके अरबी मूल को, अरबी जड़ को, जो कि बिना मतलब ये ढोते हैं अपनी टोपी के नीचे, वो टोटीदार लोटा जो अरब में कम पानी बचाने के लिए पैदा किया गया था। भारत में जहां 25-50 फीट पर पानी मौजूद है, हर हर गंगे है, वहां भी टोटेदार लोटा नहीं चलेगा। भारत के रहो, इंडोनेशिया जैसा मुसलमान बन के भारत में दिखाओ। नरेंद्र मोदी अब मोहब्बत में, चाहे गिरेबान कहिए, जी हाँ, गिरेबान सिर्फ नफरत में नहीं और झगड़े में नहीं, गिरेबान ऐसे भी पकड़ा जाता है, टोपी उतार के बाल ऐसे भी सहलाया जाता है। जरा कायदे में रहो। नरेंद्र मोदी सीधे मुखातिब हैं भारत के मुसलमानों को, जो कि उनकी अपनी राजनीतिक अदा है। गुजरात मॉडल की मैंने बात की, अब वो पूरे देश में अप्लाई कर रहे हैं। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें अजीब सी लगी, मैं जान रहा हूं नरेंद्र मोदी जी इसके शिकार हैं, हम और व्यालोक क्या, वहां भी लोग कह देते हैं हाँ साहब आप तो अब्दुल को ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन नहीं, मैं फिर वही बात चलते चलते रिपीट करूंगा, किसी महासागर में नहीं फेंक सकते अपनी औलाद। अपने घर के बच्चों में से कोई एक बदमाश बच्चा जो पूरे मोहल्ले से शिकायत लेके आता है, हर घर के शीशे तोड़ता है, सबकी डोरबेल बजा के भाग जाता है, लेकिन उसका क्या मतलब उसे उठा के घर से फेंक देंगे? ऐसा नहीं, सुधारा जाता है ना, कभी उल्टा लटका के, कभी प्यार से, कभी सहला। नरेंद्र मोदी शायद यही कर रहे हैं। और व्यालोक जी ने जो एक बात कही
कि अब्राहमिक रिलीजन और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट जैसी दुरूह बीमारी को, जो कि वैश्विक स्तर पर है, संभवतः सही करने का रास्ता डिकोड कर लिया है नरेंद्र मोदी। ब्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।